नमस्कार, कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 8 जनवरी 2026। पिछले 2 दिनों में देश की सबसे बड़ी अदालतों से कई महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि काफी दिलचस्प खबरें और फैसले आए हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर अलग अलग हाई कोर्ट्स तक ऐसे मामले सामने आए हैं जिनका असर हम सब पर पड़ सकता है। तो हमारी कोशिश है कि इन सब पर एक एक करके बात करें। बिल्कुल, आज हम कुछ बेहद जरूरी मामलों पर गहराई से नजर डालेंगे। एक तरफ तो ये देखेंगे कि अदालतें आम नागरिक की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर, मतलब जैसे आवारा कुत्तों के हमले या जानलेवा प्रदूषण, इन पर अधिकारियों की जवाबदेही कैसे तय कर रही हैं। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े कुछ हाई प्रोफाइल मामले भी हैं। मणिपुर हिंसा से जुड़ा एक ऑडियो टेप है, दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत का मामला है। तो चलिए इन सब पर एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले उस पैटर्न की बात करते हैं जो पिछले कुछ दिनों में साफ तौर पर उभर कर आया है, और वो है अदालतों का आम नागरिक की सुरक्षा के मामलों में सीधे तौर पर दखल देना। सबसे पहले बात करते हैं आवारा कुत्तों से बढ़ते खतरे की। हाँ, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा, और मैं कोर्ट को कोट कर रहा हूं, लोग काटे जा रहे हैं, मर रहे हैं और अधिकारी नियमों को लागू करने में विफल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, यह एक तरह से सिस्टम की नाकामी की ओर इशारा कर रहा है। यह दिलचस्प बात यह है कि अदालत सिर्फ एक घटना पर प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, वो एक सिस्टम की नाकामी पर सवाल उठा रही है। ये मामला दिखाता है कि जब स्थानीय निकाय अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहते हैं तो अदालत को मौलिक अधिकारों, खासकर जीने के अधिकार की रक्षा के लिए आगे आना ही पड़ता है। और ऐसा ही एक और मामला दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण का है, जहां फिर से सुप्रीम कोर्ट एक्शन में दिखा। जी, इस बार वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM को फटकार लगी है। कोर्ट ने उनकी निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं और 2 हफ्तों के भीतर प्रदूषण के जो मुख्य स्रोत हैं उनकी पहचान करने के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त करने का आदेश दिया है। बिल्कुल, और कोर्ट की नाराजगी साफ थी। उन्होंने कहा कि हर साल यही होता है, बैठकें होती हैं लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता। ये जो एक्सपर्ट्स को नियुक्त करने का आदेश है, ये दिखाता है कि कोर्ट अब सिर्फ भरोसे पर नहीं रहना चाहती, वो खुद एक्शन चाहती है। और मध्य प्रदेश से भी ऐसी ही एक खबर है। हाँ। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाँ, और उन्होंने सीधे मुख्य सचिव को तलब कर पूछा है कि क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने कहा कि साफ पानी का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो इन तीनों मामलों को अगर एक साथ देखें, आवारा कुत्ते, प्रदूषण और दूषित पानी, तो क्या ये न्यायपालिका की किसी खास भूमिका को दिखाता है? हाँ, बिल्कुल। इन तीनों मामलों को एक साथ देखने पर न्यायपालिका की उस भूमिका पर रोशनी पड़ती है जिसे कंटिन्यूअस मैंडेमिस कहते हैं। कंटिन्यूअस मैंडेमिस? हाँ, ये थोड़ा समझाएंगी? इसका मतलब है कि अदालतें सिर्फ आदेश देकर रुक नहीं जाती, वो ये सुनिश्चित करती हैं कि सरकारी एजेंसियां उन आदेशों का पालन करें। वो मामले पर लगातार नजर बनाए रखती हैं। आप कह सकते हैं कि ये शासन में जवाबदेही तय करने का एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। ये तो बहुत जरूरी बात है। हाँ। चलिए अब कुछ ऐसे मामलों पर आते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में हैं। हाँ। सबसे पहले दिल्ली दंगा मामला। जी, सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था लंबे समय तक हिरासत में रखे जाने के तर्क पर भारी पड़ती है। हाँ, और ये फैसला जमानत के सिद्धांतों पर एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, खासकर UAPA जैसे कानूनों के तहत, जहां जमानत मिलना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। अदालत ने ये संकेत दिया है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो तो जमानत देने का पैमाना बदल जाता है। लेकिन इसी मामले में एक और एंगल भी है। कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मीरन हैदर समेत 5 अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है। एक ही केस, एक ही कानून, लेकिन फैसले अलग अलग। ऐसा क्यों? और यही इस फैसले का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये दिखाता है कि अदालत हर आरोपी की भूमिका को अलग अलग देख रही है। किसके खिलाफ क्या सबूत है, किसकी क्या भूमिका थी। मतलब एक ही लाठी से सबको नहीं हाँका जा रहा। 5 लोगों को जमानत मिलना ये भी दिखाता है कि अदालत हर मामले को उसकी अपनी मेरिट पर तौल रही है। ये बहुत बारीक संतुलन है। अच्छा, एक और संवेदनशील मामला मणिपुर से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह से कथित रूप से जुड़े एक ऑडियो की नई फॉरेंसिक जांच का आदेश दिया है। जी, ये मामला बहुत गंभीर है। इस मामले में फॉरेंसिक सबूत की अहमियत बहुत ज्यादा है। अदालत ये सुनिश्चित करना चाहती है कि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो और सच सामने आए। इसीलिए उन्होंने 48 मिनट की पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग
और बीरेन हन के वॉइस सैंपल को जांच के लिए गांधीनगर की नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भेजने का आदेश दिया है। NFSU, जो देश की सबसे एडवांस्ड लैब्स में से एक है। बिल्कुल। एक हाई प्रोफाइल राजनीतिक व्यक्ति से जुड़े मामले में अदालत का यह कदम निष्पक्ष जांच के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। मतलब न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। सही कहा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो हमेशा बहस में रहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी सीमाएं। पिछले कुछ दिनों में 3 बड़े अलग अलग मामले आए हैं और तीनों ही इस महीन रेखा को समझने में हमारी मदद करते हैं। पहला मामला मद्रास हाईकोर्ट का है। कोर्ट ने जस्टिस GR स्वामीनाथन को कथित रूप से निशाना बनाने वाली एक तमिल किताब की रिलीज पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इसे न्यायिक गरिमा पर हमला माना और प्रकाशक के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू की है। तो क्या इसे बोलने की आजादी पर रोक की तरह देखा जाना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत ही पतली रेखा है। अदालतें कहती हैं कि आप हमारे फैसलों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप जज की नीयत पर या उन पर व्यक्तिगत हमला नहीं कर सकते। यहाँ न्यायपालिका की अवमानना का सवाल है, लेकिन हाँ, आलोचक इसे हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक तरह के अंकुश के तौर पे देखते हैं। ठीक है, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को उनके सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया है। हाँ, और ये मामला राजनीतिक आलोचना के अधिकार से जुड़ा है। अदालतें आमतौर पर मानती हैं कि लोकतंत्र में सरकार की आलोचना, चाहे वो व्यंग के रूप में हो या गीत के रूप में, एक जरूरी अधिकार है, जब तक कि उससे सीधे तौर पर कोई हिंसा न भड़क रही हो। तो एक तरफ संस्था की गरिमा, दूसरी तरफ कलाकार का अधिकार। और तीसरा मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस और ऐप को बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम को अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ने वाले पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। और ये तीसरा मामला है मानहानि का। यहाँ अदालत कह रही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर बिना किसी आधार के हमला करें। तो ये तीनों मामले, अवमानना, राजनीतिक आलोचना और मानहानि, एक ही सिक्के के 3 अलग अलग पहलू हैं। बहुत अच्छे से समझाया आपने। चलिए अब कुछ खबरें न्यायपालिका के अंदरूनी सुधारों और भविष्य के दिशा से जुड़ी हुई हैं। ये खबरें दिखाती हैं कि न्यायपालिका सिर्फ बाहरी मामलों को ही नहीं देख रही जी, बल्कि अपने अंदर भी सुधार कर रही है, जो बहुत जरूरी है। पहली खबर तो बहुत ही अच्छी है। केरल के वायनाड में भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उद्घाटन हुआ है। CJI सूर्यकांत ने इसे एक परिवर्तनकारी कदम बताया है। और ये वाकई में परिवर्तनकारी है। सोचिए, फाइलों के ढेर खत्म, केस फाइल करने से लेकर फैसला आने तक सब कुछ डिजिटल। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और मामलों का निपटारा भी तेजी से होगा। बिल्कुल। एक और बहुत ही मानवीय फैसला दिल्ली हाईकोर्ट से आया है। कोर्ट ने सरकार को 6 हफ्ते के भीतर वकीलों के क्लर्कों के लिए एक कल्याणकारी योजना बनाने का आदेश दिया है। ये बहुत ही शानदार कदम है। वकीलों के क्लर्क वो पूरी न्याय व्यवस्था की रीढ़ होते हैं, लेकिन हमेशा अनदेखे रह जाते हैं। ये आदेश दिखाता है कि न्यायपालिका अपने इकोसिस्टम में काम करने वाले हर व्यक्ति की परवाह करती है। और इसी भावना से जुड़ी एक और बात, बॉम्बे हाईकोर्ट से विदा हो रहे जस्टिस MS सोनाक ने अपने विदाई भाषण में एक मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा, जब बोलने का कर्तव्य हो तो चुप रहना अपराध है। ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश है, खासकर जजों और वकीलों के लिए। ये तीनों खबरें दिखाती हैं कि न्यायपालिका टेक्नोलॉजी, मानवीयता और नैतिकता तीनों मोर्चों पर आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। अंत में कुछ और महत्वपूर्ण कानूनी सुर्खियां जल्दी से देख लेते हैं। पुणे पोश केस में सुप्रीम कोर्ट ने ब्लड सैंपल बदलने के आरोपी व्यवसायियों की जमानत याचिकाओं पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। जी, ये दिखाता है कि हाई प्रोफाइल मामलों में सुप्रीम कोर्ट प्रक्रिया पर पूरी नजर रखता है। व्यापारिक विवादों के लिए एक अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन की कार्यवाही नोटिस मिलने पर शुरू होती है, न कि मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए याचिका दायर करने पर। ये तकनीकी लग सकता है, लेकिन व्यापार जगत के लिए इससे बहुत स्पष्टता आएगी और विवाद जल्दी सुलझेंगे। और एक आखिरी खबर, तिरुपरंकुंद्रम दीपम विवाद। मद्रास हाईकोर्ट ने एक दरगाह के पास एक स्तंभ पर कार्तिकेय दीपम जलाने की अनुमति दी है, लेकिन तमिलनाडु सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ये धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन का एक और क्लासिक मामला है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है। तो आज हमने देखा कि कैसे अदालतें सार्वजनिक सुरक्षा से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लेकर न्यायपालिका के अपने सुधारों तक हर पहलू पर सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।
जवाबदेही, संतुलन और संस्थागत अखंडता, ये आज की चर्चा के मुख्य बिंदु रहे। बिल्कुल। और आज की चर्चा एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाती है। जब अदालतें शासन और सार्वजनिक सुरक्षा के मामलों में बार-बार हस्तक्षेप करती हैं, तो ये न्यायिक समीक्षा की बदलती प्रकृति के बारे में क्या कहता है? क्या ये कार्यपालिका पर एक जरूरी नियंत्रण है, या ये संस्थानों के बीच गहरे होते टकराव का संकेत है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। इसी विचार के साथ कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।